वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. वसुधैव नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम। जी हाँ, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 ये बहुत ही बड़ा विश्व समूह है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देते ही रहते हैं लगातार हमारे इस चैनल पर, जिसका नाम है FM रेनबो। सुन रहे हैं आप इसे 102.6 FM पे। और अब भारत के पास इसकी अध्यक्षता है। जी हाँ, G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और ये एक अवसर है हमारे लिए, एक देश होने के नाते इस विश्व की दिशा को तय करने वाले समूह की दिशा को तय करने का। G20 के बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको लेकर तमाम विश्व के डेलीगेट्स जो हैं इकट्ठे होते हैं, बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, समस्याओं के समाधान ढूंढते हैं। और उन्हीं में से एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है फूड सिक्योरिटी, यानी कि खाद्य सुरक्षा का। तो क्या है फूड सिक्योरिटी और मिशन G20 से इसका क्या नाता है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर VP चहल, जो हैं ADG एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि खाद्य सुरक्षा जो है वो क्या है, और फूड सिक्योरिटी जब हम कहते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ G20 तो उससे हम क्या समझते हैं? देखिए, खाद्य सुरक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखती है। जी। सबसे पहले तो हर व्यक्ति को जो है खाने के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए और पूरा पोषण चाहिए। तो यदि ये उपलब्ध नहीं है तो बच्चे का भी विकास पूरा नहीं हो पाता है। तो सभी व्यक्तियों के जीवन जीने के लिए खाद्य सुरक्षा की बहुत जो है महत्ता है। जी। अपने जो है देश में, भारत देश में जो है अभी जो खाद्य सुरक्षा का जो है कानून सरकार ने बना रखा है, और इस कानून के तहत जो है जो भी गरीब हैं, जो परिवार ऐसे हैं जिनको भोजन उपलब्ध जो है खरीद पाने की जिनकी क्षमता नहीं है, उनको जो है खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है इस कानून के तहत। और दुनिया में लेकिन अभी भी जो है 800 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त भोजन अभी नहीं मिलता है, जो भूख से पीड़ित हैं। और इनमें 2.4 बिलियन और अधिक लोग ऐसे हैं जिनको पूरा भोजन या पूरा जो है जिनकी खाद्य सुरक्षा और पूरा पोषण जिनको अभी नहीं मिल पा रहा है, ऐसे जो है लोग पूरी दुनिया में अभी उपलब्ध हैं। तो भारत का जो जब से हम आज़ाद हुए हैं उस समय से लेकर के अब तक कई गुना जो है हमारा जो है खाद्य सुरक्षा का दायरा है वो पूरा जो है बढ़ा है, और कई गुना जो है हमारा उत्पादन जो है बढ़ा है। चाहे वो खेती की बात हो, चाहे वो जो है पशुपालन में हो, चाहे वो मुर्गी पालन में हो, चाहे वो मछली पालन में हो, सभी में जो है, और ये बागवानी फसलों की बात हो, तो सभी में हमारा कई गुना उत्पादन जो है पिछले सालों में बहुत बढ़ा है। तो हमारे देश को जो है खाद्य सुरक्षा की चिंता नहीं है। अब इस समय पर हम जो है दूसरे देशों को खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करवाने में हम अभी पूरे कामयाब हैं। और जैसे कोविड-19 की जो सिचुएशन आई थी उसमें खाद्य सुरक्षा दूसरे देशों की चरमरा गई थी। तो हमारे देश ने जो है अफगानिस्तान को, भूटान को, मेडागास्कर को, मोजाम्बिक को, कोमोरोस को और तिमोर जो है लेस्टे, ये इस तरह के जो कई देश ऐसे हैं जिनकी खाद्य सुरक्षा अभी पूरी नहीं है, उनको हमने भोजन उपलब्ध करवाया। और अभी इस महामारी के अंतर्गत हमारे 11 करोड़ 18 लाख मेट्रिक टन जो है भोजन जो है हमारे 36 राज्यों को, देश के सभी राज्यों के जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हमने भोजन उपलब्ध करवाया। और भारत सरकार ने 5 किलो अनाज, लगभग 81 करोड़ से भी ज्यादा, 81 करोड़ 35 लाख लोग ऐसे थे जिनको 5 किलो अनाज मुफ्त में भारत सरकार ने पिछले दिनों में उपलब्ध करवाया है। और अपने यहाँ इस तरह की कोई अभी खाद्य सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। तो दूसरे देशों की हम लगातार इसमें मदद कर सकते हैं। और ये जो G20 का हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी को अब इसकी जो है प्रेसिडेंसी मिली है, भारत सरकार को इसकी प्रेसिडेंसी मिली है, तो इसमें जो आगे जो कार्यक्रम जो होंगे, जो देश जो है 20 देश इसमें जो है भाग लेंगे, तो उसमें भारत क्या अपना कैसे कैसे विश्व को खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करवाने में क्या अहम योगदान जो है दे सकता है भारत, उसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा होगी पूरे साल तक।
जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि जब चैलेंजेस की बात आती है, खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा संकट है बहुत से देशों में, जैसा कि आपने बताया, और स्वयं में हम सक्षम हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गर्व की बात है भारतीय होने के नाते हम सभी के लिए। तो ऐसे में जो चैलेंजेस हैं इस समय फूड सिक्योरिटी के, वो और भी ज्यादा बढ़ गए हैं बहुत सारे वजहों से। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप हमारे लिसनर्स को बताएं। ये चैलेंजेस जैसे तो कई बार तो जो है कुदरत की तरफ से चैलेंजेस आते हैं, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, तो इस तरह की जो है चैलेंजेस हैं। दूसरा जो है अभी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो कुछ देशों में जो है की कृषि जो है इससे ज्यादा प्रभावित हो रही है और वहाँ का उत्पादन जो है घट रहा है। तीसरा चैलेंज एक ये है, जैसे जो है वार चला हुआ है, तो वो जब वार हुआ तो पूरे कई जो है काफी देशों की जो खाद्य जो श्रृंखला थी, जो उनको जो आपूर्ति जो होनी थी वो नहीं हो पाई और काफी देशों को जो है इसमें जो है दिक्कतें आई। तो भारत सरकार ने इसमें जो है आगे बढ़ करके जो है अपना योगदान दिया और खाद्य आपूर्ति में जो है वो कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मानवता सबसे जो है पहली बात है और मानवता को खाद्य सुरक्षा जो है दिलवाना, उसको उपलब्ध करवाना, वो सभी सरकारों की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, सभी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है और इस चीज को सभी की जिम्मेदारी जो है उनका एहसास दिलाने के लिए ही ये विश्व समूह है जो एक साथ आता है, जो कि दुनिया के बहुत सारे जो चैलेंजेस उसके सामने है उनसे कैसे निपटना है, उसके लिए क्या समाधान निकालना है, ये सभी चर्चाएं जो है G20 के तहत होती हैं। आप सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो और मेरा नाम है स्वाति और प्रोग्राम जो है वो चल रहा है यहाँ पर मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। जी हाँ, खास तौर पे G20 से जुड़ा हुआ ये प्रोग्राम है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। आज हम बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी के बारे में। G20 का जो मिशन है उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम विषय है ये, और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर VP चहल, ADG एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इनसे हम जान रहे हैं बहुत सी काम की बातें। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि साल 2023 जो है उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स जो है वो घोषित किया गया है, और हम सभी जानते हैं कि G20 में इसका जो प्रपोजल है मिलेट्स का, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसके लिए जो प्रपोजल था वो भारत का ही था, जिसपे उसे बहुत ही ज्यादा दूसरे देशों से सपोर्ट भी मिला। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मिलेट्स की वो क्या खासियत है जिसकी वजह से इसके ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है। जी, मिलेट्स जो है वो उनको मोटे अनाज भी कहते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मंडुआ है, कंगनी है, प्रोसो मिलेट है, एक कोदो मिलेट होता है, एक बार्नयार्ड मिलेट होता है, एक कुटकी होता है जिसको लिटिल मिलेट कहते हैं, एक सूडो मिलेट है, एक उसको जो है बक व्हीट भी जो है बोलते हैं। चौलाई को भी मिलेट में ही लिया जाता है। चौलाई जो है जिसको जब जानते हैं, जो उसका बीज भी खाया जाता है और उसके पत्ते और वो भी खाया जाता है। तो मिलेट्स प्रमुखतः दो प्रकार के हैं। एक तो प्रमुख रूप से जो जिनको सब लोग जानते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी और मंडुआ रागी, और ये एक है छोटे मिलेट जिनको कहते हैं। तो ये बाकी जो मैंने बताया वो छोटे मिलेट हैं। तो इनकी विशेषता ये है कि ये पोषक अनाज हैं, इनमें जो मिनरल्स और जो विटामिन्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये जो है तो भारत सरकार ने इनको पोषक अनाज के रूप में जो है वो मान्यता दे रखी है, और एक राजपत्र अधिसूचना जो है 2018 में घोषित की थी कि मिलेट्स को जो है वो पोषक अनाज घोषित कर दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जो है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जो है मिलेट वर्ष घोषित करवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उससे अनुरोध किया था, और उन्होंने जो है हमारा अनुरोध जो है सरकार का ये मान लिया। तो 72 देशों ने इसके जो है फेवर में जो है कहा कि जो है मिलेट्स जो है की बहुत इम्पोर्टेंस है। इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए 2023 वर्ष को मिलेट ईयर के रूप में घोषित कर दिया। अब इसमें हमारी ये एक तो इनकी विशेषता, एक प्रमुख तौर पर मिलेट्स की खासकर तो ये है, तो एक तो ये कम पानी में उग जाती है, एक जो कम उर्वरक इनको चाहिए, दूसरा जो है कम कीटनाशक और दवाइयों का जो है इनके लिए जरूरत पड़ती है। दूसरा ये जो है जलवायु परिवर्तन जो आजकल हो रहा है उसका भी इन फसलों पर कम प्रभाव पड़ता है, और ये कम दिन में कम समय में तैयार हो जाती हैं फसलें। 60 से 70 दिन में ज्वार बाजरा की फसलें तैयार हो जाती हैं। तो ये मोटी मोटी जो है इनकी विशेषता है।
और अपने देश में मिलेट्स, पहले गेहूं धान पर ज्यादा जोर दिया गया देश की खाद्य सुरक्षा को देखते हुए, अब वो समस्या नहीं है। अब ये पोषक जो अनाज है इसकी महत्ता को देखते हुए भारत सरकार ने इसके ऊपर ज्यादा जो है जोर दिया है। और ये मिलेट ईयर जो घोषित हुआ है उससे हमारा फायदा ये होगा कि एक तो इनकी पूरे विश्व में मांग बढ़ेगी जी, लोगों में जागरूकता आएगी, और इसके जो उत्पाद हैं वो विश्व स्तर पर मांग बढ़ने के कारण जो है इनकी जो है पोषक अनाजों के बारे में, मिलेट्स के बारे में लोगों को जागरूकता आएगी तो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। जब ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो मांग बढ़ेगी, जब मांग बढ़ेगी तो हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारे जो किसानों का जो प्रोडक्शन है वो उसको अच्छे मूल्य मिलेंगे और किसानों को जो है इसके लाभदायक मूल्य मिलेंगे तो उनकी आर्थिक दशा भी सुधरेगी। ये सभी बातें हैं जी। भारत जो है वो मिलेट के मामले में दुनिया में अग्रणी देश है। तो हमारी जो है जो प्रोडक्शन भी, हमारा एरिया भी सबसे ज़्यादा है, हमारा जो है टोटल जो प्रोडक्शन है वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और हमारा पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो इसकी खेती की संभावनाएं बहुत अधिक हैं और किसानों के लिए आगे ये लाभदायक जो है बन सकती है। जी, तो छोटे और मझोले जो किसान हैं, मुझे लगता है कि उन्हें इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी जी। तो किसानों का जो हित है उसे भी सोचा जाता है। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जिसकी कमी भी जो है लगातार महसूस की जा रही है दुनिया में, उस इशू को भी एड्रेस किया गया है खाद्य सुरक्षा के माध्यम से, मिलेट्स के माध्यम से। खास तौर पे मिलेट्स को लेकर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं श्रीमती डॉक्टर स्मिता सिरोही, उन्होंने इस विषय में क्या कहा है मिलेट्स को लेकर, खासतौर पे G20 के कंटेक्स्ट में उनके क्या प्लान्स हैं, आइए जानते हैं। This has been a very important initiative from our Honorable Prime Minister. We think that we are also going to take forward something like a millet research and awareness initiative through our G20 presidency. Maybe in 2015, if you would know, a wheat initiative was launched when there was a crisis, thinking that wheat will be one of the important crops which is going to be taken forward through research and development. Similarly, now we are trying to think that if millets can be taken forward in a big way, and maybe as an outcome of India's presidency, we could have a millet research and awareness initiative. So we are planning to have millet cuisine, as you already know, throughout all the meetings which are there. And in fact, the recent experience of serving the millet diet in the parliament has been very, very encouraging, and there is a lot of appreciation towards what kind of dishes were served. So we want to take that forward in all the G20 meetings. Along with that, Ministry of Agriculture, in our agriculture working group, we are planning to have also a discussion, a global forum, so that we can bring together the various experts from the technical field, who can discuss that what can be the ways in which we can also increase the shelf life of millets. So this is what is going to be our priority area. There are some countries in the G20 members who are traditionally not the consumers of millet. So to reach out to them is one of the major tasks, one of the major challenges. We have already set the tone, set the ball rolling with the International Year of Millets has already been declared. So this is going to be the priority of our presidency. प्रायोरिटी ऑफ आवर प्रेसिडेंसी। जी हाँ, G20 की प्रेसिडेंसी जो कि इंडिया के पास है। मिलेट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में हमने अभी चर्चा की, लेकिन कहते हैं ना, बदलता हुआ ज़माना होता है, अपने हर दौर के साथ उसकी ज़रूरतें भी बदलती जाती हैं। तो जलवायु बदल गई है, दुनिया बदल गई है, और जो ज़रूरतें नहीं बदली हैं उन्हें पूरा करने के जो तरीके हैं वो ज़रूर बदले जा सकते हैं, और इन्हीं बदलावों को लाने का काम करता है G20। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, ये है वो प्रोग्राम जो इस समय आप सुन रहे हैं। आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली योर्स 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मैं हूं स्वाति आपके साथ, और हमारे साथ है डॉक्टर VP चहल, जो है ADG एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। बात हो रही है G20 की, भारत की अध्यक्षता की, और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है फूड सिक्योरिटी, यानी कि खाद्य सुरक्षा का, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमने अभी आपसे बात की, आपने हमें मिलेट्स के बारे में बताया। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा हम उसके ऊपर अगर और थोड़ी सी चर्चा करें कि मिलेट्स को जब हमने पोषक अनाज का दर्जा दिया तो उसमें वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिसकी वजह से हमने ऐसा किया है? इसमें जो है
पोषक तत्वों की मात्रा मिलेट्स में जो है बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो खनिज लवण हो, चाहे वो जो है विटामिन्स हो, चाहे ये ऊर्जा का भी बड़ा अच्छा स्रोत है। तो इसमें फाइबर भी बहुत जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है सभी उसमें। जो मैं बताऊंगा आपको, जो है बाजरा में प्रोटीन जी गेहूं से और चावल से दोनों से जो है ज़्यादा होता है। 11.6% ग्राम जो है उसमें प्रोटीन जो है पाया जाता है। जी इसी तरह जो विटामिन बी कम्प्लेक्स सभी में जो है, इनमें विटामिन बी कम्प्लेक्स की हमारे जो है बच्चों में भी, युवाओं में भी बहुत कमी है और बुजुर्गों में भी कमी हो जाती है। तो ये भी इसकी भी बड़ी अधिकता है। अमीनो एसिड्स बहुत होते हैं और फोलिक एसिड जो कि महिलाओं में जिसकी कमी पाई जाती है वो जो है वो भी कम होता है। आयरन की कमी भी महिलाओं में कम होती है। और दूसरा, जो आजकल कैंसर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं जी तो कैंसर को जो है ये बढ़ने नहीं देता। यदि किसी को है तो यदि मिलेट्स खाते हैं तो उसकी जो है वो कम हो जाती है। विटामिन ई जिसकी कमी जो है बहुत जो है लोगों में पाई जाती है, वो भी इसमें जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा जो है आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम और ये सभी चीज जो है खनिज हैं, ये लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और मोटापे की जिसको दिक्कत है वो यदि ये खाता है मिलेट्स को तो उसकी जो है समस्या से निजात पा सकता है। मधुमेह के रोगियों के लिए भी जो है मिलेट्स जो है बहुत ही अच्छे होते हैं। और जिन लोगों को बीपी की समस्या आजकल बहुत लोगों को होती है, वो उनके लिए भी जो है मिलेट्स का खाना बहुत अच्छा होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है हैदराबाद में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। उसने बहुत सारे, कम से कम भी 60-70 प्रोडक्ट ऐसे बनाए हैं मिलेट्स के अलग अलग, जो सभी मिलेट्स को जो है मिला करके, और अलग अलग मिलेट्स के भी। इसी तरह एक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है बेंगलोर, वहां पर भी एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जी ऐसे ही हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में, हरियाणा में, वहां भी एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जो कि मिलेट्स पे जो है काम करता है। आजकल के जो युवा हैं वो जो है, जैसे मान लिया कोई पिज्जा खाता है जी तो मिलेट्स के पिज्जा भी आए हुए हैं। बिल्कुल कोई यदि बिस्किट खाता है जी। तो इसके बिस्किट भी हैं, ज्वार के भी हैं, बाजरा के भी हैं, अलग अलग स्नैक्स आए हुए हैं। जी हाँ। पास्ता भी है, जी। नूडल भी आ गए, माल्ट फूड भी है, बेकिंग करके भी इसके प्रोडक्ट्स जो है बहुत सारे बनाए जाते हैं। और पोल्ट्री जो कि फीड में जो है भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है, एनिमल फीड में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी प्रकार के जो है एनिमल्स के भी और अपने ह्यूमन बीइंग के लिए भी इसके बहुत सारे ऐसे जो है प्रोडक्ट आए हुए हैं, जिसको यदि खाएंगे तो सभी बच्चे भी, युवा भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, सभी का बहुत अच्छा जो है पोषण हो सकता है। जी तो भारत सरकार ने जो है इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया है। और हमारे कृषि मंत्री जी ने अपने रेजिडेंस पे सभी जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लोगों को बुला करके जो है इसकी अवेयरनेस के लिए जो है लंच दिया था जी और सभी जो है हम बहुत से रेलवे स्टेशन है और दूसरी कैंटीन है, स्कूल की कैंटीन है, उसमें भी जो है इसके भोजन जो पदार्थ हैं उनके कोशिश की जा रही है कि भाई वहाँ भी जो है कोई ना कोई मील ऐसा हो जो कि बच्चे के अंदर अवेयरनेस जो है आए। भारत सरकार पूरा एक मिशन जो है मोड में इसके ऊपर काम कर रही है और किसानों को भी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भी जो है इसके ऊपर प्रदर्शन, किसानों के खेत पर प्रदर्शन जो है लगा रहे हैं। इनके जो मिलेट्स के जो बीज का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो भी उसको भी बढ़ाया जा रहा है ताकि किसानों को जो अच्छा जो है बीज मिले, समय पर जानकारी मिले। तो भारत सरकार के जो कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में है वो भी इसके ऊपर काफी फोकस दे करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करके और इसके प्रोडक्शन को जो है बढ़ा रहे हैं ताकि दुनिया में हम मिलेट्स का जो प्रोडक्शन जो बढ़ेगा उसका जो है फायदा पूरी दुनिया को मिले। और हमारा जो G20 का जो ये वसुधैव कुटुंबकम का जो थीम है, ये जो है इसको हम इसके जरिए पूरी दुनिया में जो है लोगों को जानकारी दें कि मिलेट्स की क्या महत्व है। जानकारी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बिना जानकारी के आप आगे नहीं जा सकते। मिलेट्स जो है कि इतने ज़रूरी हैं हमारे लिए और वो ना केवल आपके क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हैं बल्कि फ्यूल, फर्टिलाइजर, सप्लाई चेन, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स इस समय आ रही हैं दुनिया के आगे, खासतौर पर फूड सप्लाई से जुड़ी हुई, उन सभी का समाधान जो है कहीं ना कहीं प्रस्तुत करते हैं। और फिर उनके इतने सारे लेटेस्ट अवतार भी आ गए हैं जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023 भारत के ही प्रपोजल के बाद जो है वो घोषित किया गया और इसमें इसे तमाम दुनिया से बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला क्योंकि हम सभी पहचानते हैं कि इस समय जो बदलती हुई ज़रूरतें हैं उनका समाधान कैसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने कहा और ऐसा हो गया।
बहुत ज़रूरी होता है कि अपने प्रयास को जो है सतत बनाए रहना चाहिए, क्योंकि परेशानियां जो होती हैं ना बदलाव से जुड़ी हुई वो बहुत सी होती हैं। तो क्या है चैलेंजेस इस चीज़ से जुड़े हुए, आइए इस बारे में हम जानते हैं। भारत के आगे जो चैलेंजेस हैं और भारत की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या विशेषता है कि ना केवल G20 बल्कि पूरा विश्व जो है उसमें भारत किस तरह से इसके समाधान प्रस्तुत कर सकता है। इस विषय में हमें बता रहे हैं बिशप पाराजोली, फॉर्मर डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया। आइए जानते हैं उन्होंने इस विषय में बोलते हुए क्या कहा। The food security has been part of the agenda in the past under G20, but India really brings a practical part of it, and as an emerging economy and as a country with the largest population, both mixed, those who are food insecure and secured. So I think several examples India has shown as a success story can be a lesson learned for many developing countries in the world. And particularly India's success from a food deficit to a food surplus country, including export. The reference to India joining hand to several countries in humanitarian aid, Afghanistan and several other countries, as well as commercial export when the whole Ukraine crisis resulted in food deficit in many countries which used to have a commercial import. India jumped in and helped them in connecting the supply chain. But then going forward, as India played a crucial role in vaccine, for example, during COVID, same way I can see that in this context of rising food security concern, India can be a major source to bring that changes in agriculture. In fact, in many of my conversation with the food secretary and others in the Ministry of Agriculture, I have pointed this new opportunity India has as a part of, let's say, Maitri, and expand that knowledge and success from India to many developing countries in Africa as well as in Asia. अभी आपने सुना बिशप पाराजोली को, फॉर्मर डायरेक्टर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से। इन्होंने कहा कि इंडिया किस तरह से समाधान प्रस्तुत कर सकता है पूरे विश्व के लिए जो फूड सिक्योरिटी का संकट चल रहा है उससे जुड़ा हुआ। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम है वो प्रोग्राम जिसे आप इस समय सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं इसे आप 102.6 FM रेनबो पर। आज हम लोग खास तौर पर बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा के बारे में, जो कि मिशन G20 का एक बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव है। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीपी चहल। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खासतौर पे जब इंडिया की बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं या मिलेट्स हैं या ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम ये दिशा देना चाहते हैं, जो बदलाव हम लाना चाहते हैं, तो उसमें जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोगों ने प्रपोज की हैं वो क्या हैं? जी, इसमें देखिए कि भारत सरकार का अब जो फोकस है वो एक तो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर है। कि हम दुनिया को ये जो है दिखाना चाहते हैं कि प्राकृतिक जो कृषि है वो जो है लाभदायक है जी। ये जीवाणु और जो अर्थवर्म है वो उनका जो है कृषि में ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है, तो वो प्राकृतिक कृषि में जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा देते हैं। अब जो प्राकृतिक कृषि हमारे जो है 425 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जहाँ पर प्राकृतिक कृषि के डिमोन्स्ट्रेशन और प्रशिक्षण हमने शुरू किए हैं पूरे देश में। और किसान भाइयों को जागरूक किया जा रहा है कि वो जीवामृत जो है अपने आप बनाएं और उसका प्रयोग करें, बीजामृत अपने आप बनाएं और उसका खेत में प्रयोग करें, घन जीवामृत बनाएं। ऐसे ही जो कीड़े मकोड़े जो फसलों में लगते हैं उसको भी प्राकृतिक रूप से कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे नीमास्त्र बना करके या 10 पर्णी अर्क बना करके। इस तरह की जितने भी हैं, फोकस ये है कि किसान भाई जितने भी कृषि में जो इनपुट्स यूज होती हैं सारे की सारी अपने खेत पे ही पैदा करें और खेत पे ही जो है उनका बना करके और अपनी कृषि में उपयोग करें, ताकि कृषि की लागत कम हो। और दुनिया को भी जो है नेचुरल फार्मिंग के बारे में हम इसमें G20 में जो है इसको फोकस एरिया रख करके दुनिया को बता सकते हैं कि ये जो है भारतीय जो कृषि पद्धति है इसको और आगे जो है बढ़ाने की जरूरत है। अब जो टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है जी,
जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की भी हम जो है बात करते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है देश में जो रिसर्च जो है हो रही है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि जब पानी की कमी है तो ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए जो कि जो है ज़्यादा तापमान या कम तापमान को सहनशील जो है हों, और उससे जो है उसका प्रभाव जो है उसके ऊपर जो है ना पड़े। प्रेसिजन फार्मिंग की हम बात करते हैं कि जितनी जो है परिशुद्ध जो है कृषि खेती जिसको कहते हैं, कि जितनी ज़रूरत है जिस चीज़ की, पानी की, खाद की और जो है सभी चीज़ों की, उतनी ही जो है पौधे को दी जाए, ये प्रेसिजन फार्मिंग है। इसी तरह सेंसर का भी प्रयोग, सेंसर बेस्ड जो है प्रयोग, सेंसर का खेती में जो है प्रयोग करके, और ये पशुओं में भी, पशुपालन में भी, मछली पालन में भी, सभी और जो हॉर्टिकल्चर में भी, सभी में जो है ये सेंसर बेस्ड जो है एप्लीकेशन जो है ऑफ इनपुट्स, उसको भी जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही ड्रोन एग्रीकल्चर में जो है ड्रोन को जो है भारत सरकार ने जो है महत्ता दी है, और इसका भी जो है काम जो है आगे खेती में जो है इसकी एप्लीकेशन जो है बढ़ेगी, ताकि कम समय में और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा जो किसान भाई है उनका जो है काम हो जाए। जी, स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी कि स्मार्ट क्लाइमेट एग्रीकल्चर, ताकि आप क्लाइमेट क्राइसिस है या फिर संसाधनों की कमी है या फिर आपके पास ज़्यादा है, उन सभी चीज़ों को किस तरह से बैलेंस किया जाए, किस तरह से पूरी दुनिया का ख्याल रखा जाए कि जो प्रोड्यूसर नेशंस हैं वो कंज्यूमर नेशंस तक जा सकें, सप्लाई चेन्स हैं, फूड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई वो तमाम बातें जिनकी ज़रूरत है, जिन बदलावों की ज़रूरत है और जिन समाधानों की ज़रूरत है, वो सभी हिस्सा है इस G20 का। और ख़ास तौर पर भारत की अध्यक्षता में फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, तो बहुत से समाधान भी हैं, और बदलाव के लिए जो कुछ ज़रूरी है वो सभी किया जाए, दुनिया को दिशा दी जाए, ताकि हम लोग एक बेहतर कल की ओर जा सकें। आज जहां 800 मिलियन लोगों के पास खाद्य सुरक्षा नहीं है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि मानवता होने के नाते और साथ ही साथ मानव मात्र के लिए जो हम कहते हैं कि वो तमाम सुविधाएं जो कि उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत है वो सभी तक पहुंच सकें। फूड सिक्योरिटी जिसके बारे में आज हमने आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताया। चलते हैं निशा के पास। तो निशा, क्या खबर लाई हैं आप हमारे लिए? Thank you, Swati, and hello, dear listeners. This is Nisha Bharadwaj welcoming you to another bit of G20 updates. जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम G20 से जुड़ी लेटेस्ट हैपनिंग्स आप तक लेकर आते हैं, और इसी दिशा में आइए सुनते हैं डिजिटल डेवलपमेंट पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। आज भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत आईटी बीपीएन के लिए आउटसोर्सिंग में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में दुनिया में नंबर 1 है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की G20 की अध्यक्षता में 2 नए कैंपेन लॉन्च किए हैं। ये नए कैंपेन्स हैं स्टे सेव ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। आइए सुनते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री अश्विनी वैष्णव को। These 2 programs basically point towards the 2 most important points, 2 most important threads that we are facing in the digital world today: cybersecurity and the great potential of our startup. This G20 will be presenting our India's philosophy to the world, the philosophy of one earth, one family, and one future, which is a very inclusive way of thinking, which is a very humanitarian way of thinking, which is a way of thinking which believes in the oneness of the entire humanity. Let's now listen to India's digital model as told by India's G20 Sherpa Shri Amitabh Kant. These 2 programs, Stay Safe Online and Digital Innovation Alliance programs, are the first, amongst the first programs to be launched worldwide by G20 as a G20 initiative by any ministry. India's digital model is very unique. It's based on this public tracks on the basis of, on top of which private sector innovates.
These are open source. These are open APIs. They are interoperable. So as this model of India spreads across the world, I think one of the key things will be how do we make people stay safe online? And that is that everyone must have the awareness and the tools to stay safe online. डिजास्टर रिस्क रिडक्शन गोल्स यानी आपदा जोखिम में कमी के लक्ष्यों पर बात करते हुए मेंबर सेक्रेटरी एनडीएमए श्री कमल किशोर जी ने बताया कि किस प्रकार से DRR के ये लक्ष्य G20 के फ्रेमवर्क में काम करेंगे। आइए सुनते हैं। Under the G20 presidency that we are holding now on disaster risk reduction, one of the key priorities is around financing. And we can do that with some credibility because at home, India is one of the few countries that have dedicated financing for disaster risk reduction of this magnitude. If we are serious about making the paradigm shift from relief to risk reduction, then that paradigm shift has to be reflected in how we put money. आइए सुनते हैं अर्बन 20 यानी U20 के तहत शहरी विकास पर आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी को। India is rapidly urbanizing with the likelihood of it adding a population more than the size of the entire United States to its urban areas in the next 2 decades or so. Urban development has been a top priority for the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Since 2014, we have designed and implemented various missions and schemes covering water, sanitation, housing, development of smart cities, urban transport, etc. It is only fitting that this year India will be hosting this initiative. I see the U20 as a great opportunity for global peer learning and also to showcase the pioneering work being done in Indian cities. So that's all for now. This is me, Nisha Bharadwaj, signing off. And for more details, keep listening to Swati. थैंक यू सो मच निशा। लेटेस्ट अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम है वो प्रोग्राम जिसे आप सुन रहे हैं इस समय। G20 के शेरपा कौन है, आइए चलते हैं हमारे सहयोगी शिवम के पास। स्वाति, यहाँ पर हमारे लिसनर्स के साथ मैं साझा करना चाहूंगा नीति आयोग के पूर्व CEO श्री अमिताभ कांत को G20 समिट के लिए भारत ने अपना शेरपा नियुक्त किया है। यहाँ लिसनर्स के साथ ये भी साझा करना चाहूंगा, पहले वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी G20 के लिए भारत के शेरपा थे, मगर क्योंकि इस वर्ष यह सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है और देश को एक पूर्णकालिक शेरपा की जरूरत थी, श्री अमिताभ कांत जी को इसलिए इस पद पर नियुक्त किया गया। G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर बात करते हैं। और यहाँ एक रोचक बात यह भी है, शेरपा को नेपाल में प्रचलित शब्द शेरपा से लिया गया है। शेरपा नेपाल में पर्वतारोहियों के लिए गाइड का काम करते हैं और इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शेरपा गाइड का काम करते हैं। संबंधित देश की सरकारें इनकी नियुक्तियां करती हैं। जी, थैंक यू सो मच शिवम। और आज के इस प्रोग्राम में हमें बहुत से इनपुट प्राप्त हुए। हमने आपके पास बहुत सी कहना चाहिए कि बहुत ही यूजफुल जानकारी हमने आप तक पहुंचाई इस कार्यक्रम के जरिए। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम जिसे सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पर। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े डॉक्टर VP चहल। डॉक्टर साहब, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए। जी धन्यवाद। हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े निशा, जिन्होंने आप तक पहुंचाई लेटेस्ट अपडेट, साथ ही शिवम हमारे साथ रहे। हमारे इस प्रोग्राम को आप सुनते रहिए। इसी के साथ आज का मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।